हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ जानेंगे कि गुप्ता एज में हमारे इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें थी, किस वजह से गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर ड्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुप्ता एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडिया की। गुप्ता ही एज को हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं, उसको हम पर्शियन एज ऑफ ग्रीस भी कहते हैं और उसको हम क्लासिकल एज भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया या गुप्ता एज, ऑगस्टन एज, पर्शियन एज ऑफ ग्रीस, क्लासिकल एज, कुछ भी आए, सेम आंसर आपको लिखना है कि इनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इसको गोल्डन एज इंडिया की क्यों कहते हैं, तो यही पूरा आंसर लिखा जाएगा। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन मैनी फील्ड्स, मतलब हर एक फील्ड में, मतलब बहुत सारी फील्ड में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी गुप्ता एज के पीरियड में बहुत ज़्यादा हुई थी। इंटेलेक्चुअल मतलब जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे ब्रेन को या बोलते हैं ना बौद्धिक स्तर को बढ़ाएं। ठीक है, ऐसा माना गया कि सॉरथ किंग और एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड के ये रानी और ये राजा बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे थे, इनके टाइम से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ इंडिया में यहाँ गुप्ता एज के पीरियड में मानी गई हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो गुप्ता एज में रैपिड ग्रोथ हुई थी, हर एक चीज़ की हुई थी। पब्लिक वर्क किया जाता था मेनली, ऐसा नहीं था कि कोई कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम किया जाए, नहीं, पब्लिक के लिए पूरा काम किया जाता था। जितने भी वहाँ के रूलर्स थे और मतलब जो भी एम्परर्स थे, उन सबका मेनली फोकस रहता था कि पब्लिक खुश रहे। ठीक है, वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, जितने भी लोग रहते थे उन सबके वेलफेयर, उन सबकी प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान दिया जाता था। वेपन्स एंड शिप बिल्डिंग, मतलब उस टाइम पे जो भी वेपन्स बनाए गए, वेपन्स का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, शिप बिल्डिंग बहुत टाइम, मतलब उस टाइम पे फर्स्ट, मतलब इंडिया में पहली बार शिप बिल्डिंग गुप्ता एज के टाइम पे की गई थी। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे इंडिया के लिए वेपन्स और शिप बिल्डिंग का। एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स और सी सर्विसेज, ये भी बहुत अच्छे से रही थी, क्योंकि ऐसा माना गया कि जितने भी आज सी पोर्ट्स हैं, जितने भी जो ट्रेड एंड कॉमर्स की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो हमें गुप्ता एज ने ही प्रोवाइड करवाई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो रिलीजन था, वो ब्राह्मण रिलीजन को मेन सिग्निफिकेंस दी गई कि ब्राह्मण रिलीजन का सबसे बहुत अच्छा मोटो, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस गुप्ता एज से ही शुरू हुआ। ब्राह्मण्स को बहुत सुपीरियर माना गया। हिंदू कल्चर का वहाँ पे फैलाव था और लोगों का बिलीव इसमें रहता था कि ब्राह्मण्स नहीं होंगे तो मतलब कुछ भी हमें टीचिंग्स वगैरह नहीं मिल सकती। सो ब्राह्मण्स वर कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एंड द लास्ट टीचर ऑफ द जनरेशन। उसके बाद माना गया कि कालिदास और शेक्सपियर, मतलब जैसे इंग्लैंड में शेक्सपियर आपने सुना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, स्केचेस, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू। शेक्सपियर आपने सुने होंगे, बहुत फेमस एक बोल सकते हैं राइटर या पोइट कह लो, इंग्लैंड में जो रहते थे, विलियम शेक्सपियर। उनकी आपने बहुत सारी प्रोज पोइट्री पढ़ी होंगी, बहुत फेमस है। उनकी ब्रिलियंसी की तरह ही गुप्ता एज में हमको कालिदास मिले, कालिदास, कबीरदास और जितने भी आपने सुने हैं। उस टाइम पे कालिदास की कंपेरेंसी की जाती थी शेक्सपियर से, वो इतने ज़्यादा फेमस थे। तो ये एक एविडेंस था कि हमारे पास गुप्ता एज से इतने अच्छे पोइट भी मिले हैं। मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज के लिए हमको आर्यभट्ट और ब्रह्मविहार नाम के ये फेमस कुछ साइंटिस्ट कह लो या लोग मिले, जिन्होंने इंडिया में मैथमेटिकल और एरिथमेटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाए। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आर्यभट्ट तो आप सब नहीं सुने होंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत बोलते हैं ना कि इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ही एक बोलते हैं कि फादर माने जाने लगे। तो ये गुप्ता एज में ही हमें प्रोवाइड हुए। पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी और प्रॉस्पेरिटी यूनिटी, मतलब पॉलिटिकल एंड प्रॉस्पेरिटी यूनिटी लोगों के बीच में रहती थी। लोग ऐसा नहीं था लड़ाई दंगे करते थे, नहीं, सबके बीच में प्रॉस्पेरिटी भी यूनिटी रहती थी और पॉलिटिकल भी रहती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई अगर नीची जाति का बंदा भी आपको रूल कर रहा है तो उसके खिलाफ हमारे गलत विचार होंगे, नहीं, पॉलिटिकल भी यूनिटी थी और लोगों में एज पर सोशल लेवल भी बहुत अच्छी यूनिटी थी। फ्लरिशिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन ऑल ब्रांचेस, हर एक ब्रांच में, चाहे वो मैथमेटिकल हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पोइट प्रोज हो, हर एक ब्रांच में संस्कृत लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रसार होने लगा। मतलब संस्कृत लैंग्वेज एट इट्स पीक पॉइंट थी एट द टाइम ऑफ गुप्ता एज। पुराण्स और स्मृति लिटरेचर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ऐसा माना भी जाता था कि पुराण्स जो हैं वो गुप्ता एज के टाइम पे अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके थे। इसके बाद पुराण्स नहीं लिखे गए। 18 पुराण हैं, तो ऐसा माना गया कि गुप्ता एज में 18 के 18 पूरे हो चुके थे, इसके बाद नहीं लिखे गए हैं। कुछ फेमस ड्रामेटिक और पोइट्स जैसे कि कालिदास, भवाभूति, भारवी और मग, ये कुछ चुनिंदा ऐसे कुछ ड्रामेटिक्स और पोइट्स हैं जो हमें गुप्ता एज से मिलते हैं। कुछ प्रोज राइटर्स जैसे कि दंदन, शुभंदु और बान, ये कुछ प्रोज राइटर्स हमको मिलते हैं। प्रोज मतलब गद्य राइटर जो कहानियाँ लिखते हैं। कुछ ऐसे हमें कहानी लिखने वाले भी राइटर्स हमें गुप्ता एज से ही मिलते हैं। कुछ ग्रामेशियंस, मतलब जो हमें लिटरेचर, ये तो लिटरेचर पार्ट हो गया ना, कहानी वगैरह। ग्रामेशियंस जो हमें ग्रामर, व्याकरण सिखाएं, उसमें जैसे चंद्र, वर्मना और भर्तृहारी, ये 3 नाम हैं जो बहुत फेमस हैं ग्रामेशियंस के रूप में, ये भी हमको गुप्ता एज से ही मिलते हैं।
फर्दर कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स भी, जैसे मैंने बताया ना कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस में हमको आर्यभट्ट और भरमनी मिले थे, तो उसी तरीके से एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ये भी हमको गुप्ता एज से ही मिले हैं। ऐसा माना गया था कि हर एक रिलीजन के लिए इक्वलिटी थी, लोग फ्री थे, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते थे उस टाइम पे, कोई टॉलरेंस नहीं था लोगों के बीच में, कोई टिरनी नहीं थी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं था, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होता था, किसी को ऐसा नहीं था ऑप्रेसाइज किया जाए कि ये नीचे जाती है, ये हमारे नीचे रहेंगे, या इस तरीके से किसी को टॉलरेट नहीं किया जाता था, किसी पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लगाया जाता था, किसी को कोई फोर्स नहीं किया जाता कि आप यही धर्म निभाओ, कोई अनटचेबिलिटी नहीं थी, इक्वलिटी थी हर एक रिलीजन में। हिंदू रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें भी स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स को। लेटर साइंसेज हो, मतलब चाहे लेटर्स हो, चाहे साइंसेज हो, आर्ट्स हो या क्राफ्ट हो, इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन हो या रिलीजियस मूवमेंट हो या फिलोसफर्स हो, ये सब कुछ हमें गुप्ता एज से बेस्ट प्रोवाइड होते हैं। मतलब साइंसेज में मान लो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में मान लो, या इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन में मान लो, रिलीजियन मूवमेंट या फिलोसफर्स, इन सब में जो बेस्ट ऑफ द लोग हैं या बेस्ट ऑफ द चीज़ें जो हमें मिली हैं एज अ प्रूफ, वो सब आज इंडिया में बेस्ट मानी गई हैं कि इनसे बेहतर और कोई मिला ही नहीं। तो ये सब हमें गुप्ता एज ही प्रोवाइड कराती है। ये प्रूव करता है कि गुप्ता एज गोल्डन एज है ही क्यों, क्योंकि उसमें ऐसा एनवायरनमेंट था, ऐसी चीज़ें थी जो आज तक इंडिया में वापस बन ही नहीं पाया है। ठीक है, ऐसा माना गया कि गुप्ता एज का जो एंड हुआ, जो उसका एंड हुआ गुप्ता एज का, वो फुल ऑफ मैच्योरिटी था। कोई लड़ाई दंगे नहीं हुए, कोई वॉर नहीं हुई, किसी ने किसी को मारा नहीं, कोई भेदभाव, कुछ भी नहीं। मैच्योरिटी के साथ गुप्ता एज का एंड हुआ। उस टाइम पे प्लस पॉइंट ये भी था कि लोगों के पास इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी रहती थी, मतलब लोग जो थे वो फ्री थे, वो कुछ भी सोशली अपने आप को रह सकते थे। मतलब ऐसा नहीं था, जैसे मैं बात करूँ इंडस वैली की, तो इंडस वैली में क्या था कि नीची जाति के लोग दूसरे उसमें रहते थे कस्बे में और ऊंची जाति के दूसरे में, तो ऐसा नहीं था, सोशली सब इक्वल थे, कोई किसी के पास रह सकता था। इवन ऐसा भी था कि अमीर इंसान है, उसी के जस्ट बराबर में चुपका हुआ किसी गरीब का है घर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इनइक्वलिटी, सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल थे। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकली वीक थे उस टाइम पे, ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, उनको जो वहाँ की रूलर्स होते थे वो टैक्स के थ्रू उनसे थोड़ा छूट देते थे, उनको या तो उनसे टैक्स नहीं लिया करते थे, या उनके पास जो टैक्स आता था वो उनको बांट दिया करते थे ताकि उनकी हेल्प हो जाए। वहाँ के रूलर्स भी उस टाइम पे बहुत अच्छे थे। यूनिक इंडियन अचीवमेंट्स, मतलब हमको गुप्ता एज से बहुत यूनिक इंडियन अचीवमेंट्स मिले हैं, ऐसे अचीवमेंट्स जो आज तक हमें मिले ही नहीं हैं। ठीक है, उसमें से जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं वो है कि इंडियन आर्ट का प्रमोशन और प्रोपोगेशन उसी टाइम से शुरू हुआ। इंडिया में हमने जितनी भी आर्ट्स वगैरह बनानी शुरू करी, मतलब जो जैसे कि मैं बोलूँ कि वीविंग शुरू करी थी लोगों ने, कढ़ाई वगैरह करना, ड्राइंग्स करना, स्टोन्स पे ड्राइंग करना और मूर्तियाँ बनाना, मटके वगैरह बनाना, ये जो इंडियन आर्ट थी जिसका बोलते हैं ना मेन जो ओरिजिन था वो इंडिया से ही शुरू हुआ, जैसे कॉटन वीविंग मैं कह लूँ, इन सब का प्रमोशन और प्रोपगेशन गुप्ताज ने ही किया। ठीक है, लोगों गुप्ता को लगा, गुप्ता के जो भी एम्परर रहे होंगे कि इंडिया है, इंडिया में इतने सारे उस टाइम पे इक्विपमेंट्स रहते थे, रॉ मटेरियल्स रहते थे तरह तरह के, उन्होंने क्या किया, उनका यूटिलाइजेशन सोचा, उसको उनको आर्ट लोगों को मतलब बोला ना कि प्रमोशन किया, प्रोपगेशन किया, प्रसार किया, लोगों को समझाया कि आप ऐसे करो, उनको बोलते सपोर्ट किया, और साथ ही साथ उसको एक्सपोर्ट किया, मतलब इंडिया से बाहर भी कई सारी जगहों पर उनको एक्सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से किया। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है गुप्ता एज से इंडिया के लिए, कि इन्होंने इंडियन आर्ट का प्रोपोगेशन और प्रमोशन किया, जो हम आज भी शायद नहीं कर पाते अगर ये तब शुरू नहीं होता तो। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स कई सारे बुद्धिस्ट कल्चर से हमको उस टाइम पे बने हुए मिलते हैं, मतलब बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स हमें गुप्ता एज में ही बने हुए मिले हैं। वहाँ के स्कल्पचर्स, वहाँ की पेंटिंग्स, ये सब गुप्ता एज से ही हमको मिली हैं। माना जाता था कि वैष्णिज्म और शैवियज्म उस टाइम पे मेन वर्शिप थी लोगों की, मतलब वैष्णो देवी जो माता हैं उनकी लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, और भगवान शिव की, गॉड शिव की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी थी, मतलब वही जैसे ऋग्वेद में 4 वर्णों में डिवाइडेड है सोसाइटी, वैसे ही यहाँ पे भी डिवाइडेड थी। वो 4 वर्ण मैं आपको ऋग्वेद में बता चुकी हूँ, अगर आपको वो डीपली पढ़ने हैं तो आप वो वीडियो जाके देखें। ब्रह्मशास्त्र लिटरेचर, मतलब धर्मशास्त्र लिटरेचर मानी कि धर्मशास्त्र लिटरेचर को ही हम स्मृति लिटरेचर कहते हैं, जिसके अंदर हमको हमारे धर्म के सारे शास्त्र वगैरह पढ़ाए जाते हैं, पुराण पढ़ाए जाते हैं, जो कि सब संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं। तो उस टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ था, लोगों को एक स्टैंडर्ड मिला कि कैसे उनको रहना चाहिए, क्या बेस है स्टैंडर्ड लिविंग का, इकोनॉमिकली, सोशली या पॉलिटिकली, कैसे लोगों में इक्वलिटी रहे, कैसे वो प्रॉस्परस हों, कैसे वो खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, इसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमको गुप्ता एज से मिलता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो गुप्ता एज बहुत अच्छी एज मानी गई है, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। उसके पीछे के सारे रीजंस मैंने आपको समझाए, ये शॉर्ट नोट्स हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को पढ़ते पढ़ते आप अपने खुद के नोट्स मतलब साथ साथ बनाओ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगी क्लियर करने का। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।